नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि सत्ता की रोटी अलटती-पलटती रहनी चाहिए, अन्यथा वो जल जाती है। यदि वो एक ही करवट ज़्यादा वक्त रह जाए, तो वो जल जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इस बार उसी तेवर में नज़र आ रहे हैं, वो इस सत्ता की रोटी को पलट देंगे। अब दोस्तों यूँ कहूँ, राजनीतिक में यदि आपकी कमज़ोरी, जो आपका वीक पॉइंट है, वही आपके जो विपक्षी खेमा है उसकी वो मज़बूत कड़ी होती है। और यदि आप अपने इस कमज़ोर जो आपका पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, उसको आप मज़बूत कर लें, तो आपके प्रतिद्वंदी पीछे हट जाएँगे। राहुल गांधी की जो वीक पॉइंट थी, कांग्रेस की जो वीक पॉइंट थी, पूरे भारत में जो विपक्ष का कमज़ोर कड़ी था, उसी का फायदा लगातार 2014 में और 2019 में मोदी सरकार को और भाजपा को लगातार मिलते रहा है। इसका बाकायदा सबूत हम देंगे आपको, आगे चल के बताएंगे कि यदि आपकी जो कमजोर कड़ी है, उस पे यदि आपका विपक्ष मजबूती के साथ खड़े हो जाए तो उसकी जीत पक्की है, तय है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी को आगे ले चलते हैं कि जो कांग्रेस का वीक पॉइंट था वो बीजेपी के लिए कैसे एक मजबूत कड़ी के रूप में 2014 में भी और 2019 में भी साबित हुआ। दरअसल दोस्तों, 15 जो राज्य हैं, जो मध्य भारत का और उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट है, उसमें कुल मिला के लगभग 15 राज्य हैं और इन 15 राज्यों में 320 लोकसभा सीटें हैं। और इस 320 लोकसभा सीट पर 2019 में जो बीजेपी को बहुमत मिली वो 233 मिली। ये अप्रत्याशित बहुमत है। इससे पहले 2004 में हो या 2009 में हो या इससे पहले भी कभी भी किसी को भी इतना, मतलब इन 15 स्टेट में 320 में 233 किसी को नहीं मिला था। और ठीक एन वक्त यदि आप 2019 में ही इन्हीं 320 जो लोकसभा सीट है 15 राज्यों में है, इस पे देखेंगे तो कांग्रेस को सिर्फ 16 लोकसभा सीटें मिली। तो ये कांग्रेस के जो आला कमान है, कांग्रेस के जो हालिया रणनीतिकार हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, वो समझ रहा है कि मोदी सरकार जो इस 320 लोकसभा सीट पे ही खेल करके सत्ता में आई है 2014 में भी और 2019 में भी, वो इसी को टारगेट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस 320 लोकसभा सीट में से मैक्सिमम सीट कैसे अपने खेमे में या पाले में किया जाए। ये बाकी जो जितने भी स्टेट हैं, मतलब हिंदी पट्टी के जो स्टेट हैं, वही स्टेट है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। यही सब जो हिंदी बेल्ट की जो स्टेट है, वहीं के ये 320 लोकसभा सीट है। मसलन उत्तर प्रदेश ही देख लें, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और लगातार 2014 में भी और 2019 में भी, मतलब 60-70 के करीब में बीजेपी को सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश ने दिया है। और इसी को बीट करने के लिए राहुल गांधी ने जो अभियान चलाया है, मिशन आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जन जन से जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो चाहे स्टूडेंट से मुखर्जी नगर में मिलने की प्रयास हो, खेतों में जाके धान की रोपाई करना हो। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में उन्होंने धान की कटाई की है, फसल की जो कटाई होती है वो किया है। किसी कारीगर के पास जो फर्नीचर का काम करता है उसके पास जाकर के उनसे जुड़ने का, संवाद का एक रास्ता कायम करने की जो नई परंपरा उन्होंने शुरुआत की है। जो बाइक के मैकेनिक हैं उसके पास जाके उन्होंने मोदी सरकार के जो लाभार्थी वर्ग था, बेनिफिशियरी वर्ग था, जो 5 किलो अनाज पे मोदी पे फिदा होता था, उस वोट बैंक में राहुल गांधी ने सेध लगाने का ये काम किया है। ये जो राहुल गांधी की जन जन से जुड़ने की जो ये योजना है, ये जो नया दौर शुरू हुआ है, ये उसी वर्ग में सेंध लगाएगा जहां बीजेपी की जो बेनिफिशियरी वोट थी। बीजेपी जो कहता था कि हम किसान को 2000 रुपया देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं,
उस पे वो मोदी सरकार को वोट देता है। ये इसी में सेंध लगाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी, तो उस वक्त इसी जो 320 जो लोकसभा सीट है, इसमें कांग्रेस को 120 सीटें मिली थी और उस वक्त मनमोहन सिंह पीएम बने थे। तो ये जो हिंदी बेल्ट का क्षेत्र है, ये निर्णायक होता है, ये सेंटिमेंट से चलता है। इसीलिए इस बार जो कांग्रेस की रणनीति है, वो इसी को बीट करने की रणनीति है। हालांकि ये बात बिल्कुल नहीं है कि जो 2014 का या 19 का चुनाव हुआ, उसमें जो ये 15 राज्य हैं या और भी जो कई राज्य हैं, उसमें विपक्ष था ही नहीं या कांग्रेस था ही नहीं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है पूरे देश में बूथ लेवल तक है। वो एक अलग बात है कि वो एक्टिव मोड में नहीं था। और जिस प्रकार से हालिया राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार जनसंवाद की एक जो शुरुआत की है, उससे कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो अब धीरे धीरे एक्टिव मोड में आते नजर आ रहा है। और 2014 2019 में जो बीजेपी के लिए रास्ता आसान था, मतलब छक्के चौके मारते हुए उत्तर प्रदेश में मतलब अप्रत्याशित सीटें उन्होंने जीती। बिहार में 2019 में जब बीजेपी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ थे, मतलब एनडीए के साथ चुनाव लड़ा गया 2019 का चुनाव, तो 40 में 39 सीटें एनडीए को मिली थी। तो लगातार छक्के चौके, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, ममता बनर्जी उस वक्त भी मुख्यमंत्री थी, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में भी बहुत ही बेहतर मतलब बहुमत बीजेपी को मिला। झारखंड में भी मिला, मध्य प्रदेश में मिला, राजस्थान में मिला, छत्तीसगढ़ में मिला, गुजरात में तो ऑलरेडी उसका गढ़ ही माना जाता है। उस वक्त कर्नाटक में भी उसको बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अभी की जो हालात हैं वो बदल चुका है। अभी बिहार में नीतीश कुमार मोदी जी से अलग है। यहाँ भी उनको वो अब सफलता नहीं मिलेगी जो 2014 में और 19 में मिल गई। उत्तर प्रदेश में भी अब चीजें बदल गई है। वहाँ भी चूंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जातीय जनगणना बिहार में करवाए हैं, इसको लेकर के पूरे देश में ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी में एकजुटता हो गई है और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। और बीजेपी लगातार आरक्षण का या जातीय जनगणना का हाल में विरोध करते आई है, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में भी वो अब उतनी सीटें नहीं जीत पाएगा जितना 2014 में और 2019 में लगातार जीतते आया है। पश्चिम बंगाल में भी 2014 में और 19 में दोनों में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में की, लेकिन अब ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा है। इस बार जो भारतेंदु करके कोई बीजेपी का वहाँ विपक्ष का नेता है विधानसभा में, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी को काया पलट कर सकते हैं या 2014 में जो उन्हें सफलता मिली वो अब फिर प्राप्त दिलवा पाएंगे। वो सफलता, उतनी सीटें वो वहां से लोकसभा का दिलवा पाएंगे। झारखंड में चीजें अलग है। सबको पता है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हेमंत सोरेन है, उसको किस तरह से केंद्र की जो सरकार है वो नाथने का प्रयास किया गया। मतलब उसको सीएम पद से हटाने का प्रयास कुछ वक्त पहले किया गया था, केंद्रीय एजेंसियों को भेज करके वहां पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के। तो इस चीज से वो भी खफा है और झारखंड के लोग ये समझते हैं कि जो मोदी सरकार है ये बिजनेसमैन की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये कारोबारियों की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार नहीं है। इसलिए झारखंड में भी अब उतनी सफलता नहीं नजर आ रही है जितनी 2014 में या 19 में बीजेपी को मिली थी या मोदी सरकार को मिली थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे स्टेट थे जहां अभी ही नजर आ रहा है कि लोगों में बीजेपी या मोदी सरकार के अगेंस्ट में कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है कि बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरतें बोई है और जो योजना अनाउंस करती है मोदी जी, उसका असर जमीन तक देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ हवा में वो योजनाएं रह जाती है। तो इसलिए ये 3 राज्य हैं। तमिलनाडु में अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस का लहर है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए के घटक दल के सहयोगी हैं, वो तो खुली मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीबीसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी यदि
23 का जो यहाँ विधानसभा चुनाव अभी हो रहा है उसमें मोदी जी यदि प्रचार करने आते हैं मिजोरम, तो हम उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से हिंसाएं हुई, वहाँ के बेटियों, माओ और बहनों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उस पर मोदी जी की मौन और एक बार भी उन्होंने मणिपुर को देखने के लिए नहीं आया, दौरा नहीं किया। इससे यहाँ के जो लोग हैं, ईसाई जो कम्युनिटी हैं, वो नाराज है, गुस्सा में है। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट है उससे भी इस बार उनको उतना सफलता नहीं मिलेगी। मणिपुर की घटनाओं को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या जो बाकी जो हिंदी बेल्ट के जो प्रदेश है, उसमें उनको इस नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। जो किसान बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ के जो बड़े बड़े किसान हैं, उसकी भी नाराजगी झेलना पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि किसान बिल को लेकर के इन लोगों ने लगातार वर्षों तक दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पे आंदोलन करते रहे, लेकिन मोदी जी के कान में एक भी आवाज नहीं रेंग पाई। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस अपने फेवर में कर चुका है और मोदी जी के हाथ खाली ही खाली नजर आ रहे हैं। एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग हालिया जो डेवलपमेंट हुई है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के पार्लियामेंट में सवाल पूछा, वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज के डेट में चुनावी रैलियों में अक्सर मोदी जी को अडानी के साथ जोड़ करके अडानी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उस पर प्रश्न पूछा जाता है। आप याद करिए 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो 2G स्कैम या बाकी और जो घोटाले थे, कोयला घोटाला, उसको लेकर के UPA 2 की जो सरकार थी 2014 में, नस्तनाबूद हो गई। आज वही हालात बीजेपी की जो सरकार है उसे झेलना पड़ रहा है। उसे 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी झेलना पड़ रहा है। उस पर जो अडानी को संरक्षण देने की जो बातें हो रही है, अडानी पे जो भ्रष्टाचार लग रहा है उसको प्रोटेक्ट करने की भी दाग लग रहा है बीजेपी पे, मोदी पे। और इसकी भी जो नाराजगी है, इसका भी जो गुस्सा है कि देश के 60 से 70% जो इस मुल्क की दौलतें हैं, उसे अडानी ग्रुप को सौंपने की जो मोदी सरकार की योजना है, कई लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो अडानी के पास दौलत है वो अडानी का नहीं है, बेसिकली वो मोदी का दौलत है और मोदी जी अडानी को दिए हुए हैं रखने के लिए और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट है हाल के दिनों में। मोदी सरकार के अगेंस्ट में राहुल गांधी ने इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाया है। एक और चीज आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे, सोनिया गांधी पे अक्सर मोदी हो, JP नड्डा हो, अमित शाह हो या बीजेपी के और भी जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, वो ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है, और इसी का काट राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की सारी कमानें सौंप दी, उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट बनाया और जो परिवारवाद का धब्बा बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पे लगाया जा रहा था उससे मुक्ति पा लिया। आज के डेट में मल्लिकार्जुन खड़गे SC कम्युनिटी से आते हैं और वो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा हैं, और राहुल गांधी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मोमेंटम बना रहे हैं कांग्रेस के अंदर। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो अपनी राय इस मुद्दे से जुड़ी हुई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।